हेलो 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 प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है और अंतरराष्ट्रीय संगठन नाम के टॉपिक को खत्म कराने और नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हिमांशु गुप्ता जी, यादव हार्दिक जी, विपुल यादव जी, मिथिलेश यादव जी, ओम प्रकाश गुर्जर जी, शुभम जी, आकाश अहीर जी, नीतीश कुमार जी, रोहित जी, वंश यादव जी, चंद्रशेखर जी, पवन कुमार जी, सोनू मौर्य जी, सचिन शर्मा जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो बच्चे क्लास में लाइव अभी तक नहीं आए वो फटाफट से लाइव आ जाइए। सेशन की स्टार्टिंग में आपके सामने करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर जो टॉपिक का नाम है वो क्या रहेगा? अंतरराष्ट्रीय संगठन। सबसे पहले इस टॉपिक को फिनिश कराएंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन, संगठन, ठीक है जी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक है मेरे बच्चे। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की चर्चा कल मैंने आपके साथ कर दी थी। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अभी बचे हुए हैं जिनकी चर्चा अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। मेरे बच्चा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ, संघ, यूरोपियन यूनियन। मेरे बच्चा क्या है? इसको हम शॉर्ट में ईयू भी कहते हैं, यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं, ठीक है जी। यूरोपियन यूनियन है ना, तो ये शॉर्ट में हम ईयू भी कहते हैं इसको। मेरे बच्चा, यूरोप के जो देश हैं उन्होंने सामूहिक तौर पर एक संगठन बनाया, यूरोपियन यूनियन। इसमें वर्तमान समय में लगभग 27 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं जी? लगभग 27 सदस्य हैं। और एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ावा देना, एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ावा देना, ये संगठन का मुख्य उद्देश्य है। जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है मेरे बच्चा, वो यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर देशों ने एक ही मुद्रा अपना रखी है जिसका नाम है यूरो। ये देश एक दूसरे के साथ यूरो में व्यापार करते हैं, ठीक है। डॉलर में व्यापार नहीं करते, यूरो में व्यापार करते हैं। और मेरे बच्चा, एक देश का नागरिक दूसरे देश में बिना बहुत भारी डॉक्यूमेंटेशन के जा सकता है, वहां अपना व्यवसाय कर सकता है। यानी कि आसान नियम, एक यूरोपीय देश के निवासी के दूसरे यूरोपीय देश में जाने के लिए, या एक जो सदस्य है यूरोपियन यूनियन का, उसके नागरिक के दूसरे सदस्य देश में जाने के लिए आसान नियम बने हुए। ये यूरोपियन यूनियन है मेरे भाई। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो मेरे बच्चा, इसकी कुल सदस्य संख्या जो है 27 है। अच्छा, इसके बाद एक संगठन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो है। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चा? जिन देशों को रूस से डर लगता है, कुछ यूरोपियन देश ऐसे हैं जिनको रशिया से डर लगता है, ये रशिया कहीं हमें अपने क्षेत्र में मिला ना ले, ऑक्यूपाई नहीं कर ले, क्योंकि रशिया पावरफुल है और ये देश बेचारे कमजोर है। तो इसलिए उन्हें लगता है कि कहीं रशिया में ऑक्यूपाई नहीं कर ले, क्या अपने क्षेत्र में ना मिला ले। ऐसे देशों को सिक्योरिटी की गारंटी यूएसए ने दी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दी। क्या चीज दी है? सिक्योरिटी की गारंटी दी है भाई।
नाटो ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य वो बन जाएं और उनको सिक्योरिटी गारंटी है। अमेरिका यानी कि इस नाटो संगठन के जो सदस्य हैं उनमें से किसी भी सदस्य पर कोई बाहरी देश अटैक करता है तो सभी सदस्य देश मिलकर उस अटैक का सामना करेंगे। ये यहां पर एक एग्रीमेंट है, ये यहां पर एक क्लॉज है। यानी इनडायरेक्टली अगर उस पर रशिया अटैक करता है उस यूरोपियन यूनियन पर तो फिर अमेरिका उसके पक्ष में लड़ेगा। सीधी सीधी बात यह है। इस प्रकार से सिक्योरिटी गारंटी है नाटो के सदस्य देशों को देता है। इसके बदले में क्या कि नाटो की जो सेना है उस देश में उनका मुख्यालय बन जाता है, यानी कि उस देश में उनकी कमांड बन जाती है, शाखा बन जाती है और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी सेना वहां पहुंच जाती है। अब जैसे रशिया है, रशिया का एक पड़ोसी देश है यूक्रेन, वो नाटो का सदस्य बन रहा था और उसकी सीमाएं रूस से सटी हुई है और नाटो का सदस्य वो बनना चाहता था। अब क्या है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता तो मेरे बच्चा बिल्कुल बगल में अमेरिका की सेना आ जाती जिससे रशिया को खतरा रहता। रशिया चाहता नहीं था ऐसा हो, इसीलिए उसने यूक्रेन पर अटैक किया। लेकिन रशिया ने सोचा कुछ और था, वो कुछ और गया। लगभग 3 साल से 4 साल के आसपास का समय इस युद्ध को हो गया चलते चलते, अभी तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त मेरे बच्चा। और इस युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा उठाया फिनलैंड और स्वीडन ने। फिनलैंड की सीमा बिल्कुल रूस से सटी हुई है, बिल्कुल रूस से सटी हुई है भाई। और मेरे भैया इसके बावजूद भी उसने देखा मौका कि भाई रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में है, ऐसे में नाटो के सदस्य बन जाओ, सबसे बेटर ऑप्शन है। उसने नाटो के लिए अप्लाई किया और स्वीडन और फिनलैंड दोनों की दोनों नाटो के। मेरे बच्चा ये नाटो है। यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं यूरोपीय संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है, बोलो हेडक्वार्टर कहां है भाई? हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? बोलो भाई इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुई है। टोटल मेंबर्स इसके कितने हैं? तो मेरे बच्चा टोटल मेंबर्स जो है इसमें लगभग में 27 है, लगभग में 27 है। ठीक है जी। अच्छा, इस नाटो का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई भाई? तो इसकी स्थापना मेरे बच्चा अप्रैल 1949 में हुई है। और टोटल मेंबर्स इसमें कितने हैं? टोटल मेंबर्स जो हैं इसके 32 है। बोलो जी टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके? तो टोटल मेंबर्स, नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स मेरे बच्चा 32 है। कितने जी? 32 है टोटल मेंबर। बोलो क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन सीधे सीधे ही आएगा, इसी प्रकार से आएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ऐसे करेंगे क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं लास्ट संगठन करा रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि गुरुजी ये टॉपिक खत्म कब होगा? है लो, खत्म हो गया भाई। लास्ट टॉपिक है, लास्ट संगठन है संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCO। भारत और चीन, रूस समेत इसमें एशिया के बहुत सारे देश शामिल हैं, मध्य एशिया के बहुत सारे देश शामिल हैं। और मेरे बच्चा एक राजनीतिक संगठन है। अमेरिका सोचता है ये सैन्य संगठन है, अमेरिका विरोधी संगठन है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक राजनीतिक संगठन। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एससीओ की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? तो मेरे बच्चा एससीओ की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वर्ष 2001 में हुई है। इसका सेक्रेटरीट कहां है? बीजिंग में, चाइना में। ठीक है जी। इसका सेक्रेटरीट कहां है बताओ? तो इसका सेक्रेटरीट मेरे बच्चा बीजिंग में है, जो चाइना की क्या है, कैपिटल है।
मेरे बच्चा इसके सदस्य देश कितने हैं? 10 हैं। रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ये इसके मेंबर्स हैं, इसके सदस्य हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? क्वेश्चन कैसे आएगा इसकी स्थापना कब की गई? क्वेश्चन कैसे आएगा इसके कुल सदस्य कितने हैं? क्वेश्चन कैसे आएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश एससीओ का सदस्य है? ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। खत्म हो गई, बस खत्म, दी एंड, टॉपिक कंप्लीटेड। टॉपिक मेरे बच्चा क्या हो गया? टॉपिक कंप्लीटेड। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि कब गुरुजी इसको खत्म कर दें, हैं? लो भाई, खत्म हो गया, टॉपिक कंप्लीटेड। लेकिन जो मैंने कराए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे मेरे भाई, उनको आप कतई छोड़ मत देना, उनको आप कतई भूल मत जाना, आप हर हाल में उनको तैयार कर ले, हर हाल में मेरे बच्चे। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक रखने जा रहा हूं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विविध करके नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। अब मैं मेरे बच्चा विविध करके टॉपिक कराऊंगा आप लोगों को, और उसमें सबसे पहले क्या कराऊंगा? उसमें सबसे पहले मेरे बच्चे मैं कराऊंगा, बोलो फटाफट से क्या मेरे भाई? अब मैं आप लोगों को कराऊंगा सबसे पहले, किस महापुरुष का क्या नारा रहा? फेमस स्लोगन्स आप लोगों को कराने वाले। फेमस स्लोगन्स, किस महापुरुष का आखिरकार क्या नारा रहा है, ये मैं चर्चा करूंगा, है ना? इस चीज की चर्चा करूंगा, महापुरुष और उनके नारे। मेरे बच्चा महापुरुष और उनके नारे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई, करो या मरो का नारा किसने दिया? डू और डाई का नारा किसने दिया? तो मेरे बच्चा डू और डाई का जो नारा है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये डू और डाई का नारा दिया गया। मेरे बच्चा अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी थे। अहिंसा के पुजारी, वो हिंसा नहीं करना चाहते थे, अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन मेरे बच्चा 1942 तक देखते देखते, अंग्रेजों को देखते 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 रग रग से वाकिफ हो, वो जानते थे कि अंग्रेज जाने वाले नहीं है, इसीलिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। बोले अंग्रेजों तुम जाओ यहां से भाई, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, पर तुम चले जाओ यहां से, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने जनता से आह्वान किया, करो या मरो। बोले कि भाई या तो आजादी ले लो या अपने प्राणों की आहुति दे, करो या मरो का नारा। हे राम, मेरे बच्चा महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द थे। जब उनको गोली मारी गई तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला था, हे राम, है? एक शब्द निकला, हे राम। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। क्योंकि अंग्रेज जो ब्रिटिश उपनिवेश थे उन पर जापान लगातार अटैक करता जा रहा था, उनको लगातार जीतता जा रहा था, भारत के पड़ोस में वो आ चुका था। महात्मा गांधी जी को पता था ये चीज। क्या महात्मा गांधी जी को पता था कि अगर अंग्रेज यहां पर रहे तो जापान निश्चित तौर पर भारत पर अटैक करे? इतने लंबे समय से हम अंग्रेजों से आजादी मांग रहे हैं, फिर जापान से आजादी मांगे, बोलो फिर हम जापान से आजादी मांगे। इसलिए उन्होंने कहा अंग्रेजों तुम जाओ भाई, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जी ने इस नारे को फेमस किया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्रांति अमर रहे। इंकलाब मतलब क्रांति, जिंदाबाद यानी अमर रहे, क्रांति अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। अच्छा, ये नारा किसका था मेरे बच्चा? ये नारा जो है वो हसरत मोहानी जी का था, हसरत मोहानी जी का था। और इसको फेमस किसने किया? भगत सिंह जी ने। ठीक है जी, भगत सिंह जी ने फेमस किया था इसका। सर कल क्लास चलेगी? कल मेरे बच्चा क्लास नहीं चलेगी, ठीक है मेरे बेटा, कल क्लास नहीं चलेगी। एक बच्चा पूछ रहा है कल क्लास होगी, कल क्लास नहीं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इसके बाद
हम बात करेंगे साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह जी ने कहा था। साम्राज्यवाद क्या है? एक देश द्वारा दूसरे देश पर कब्जा कर लेना, यही साम्राज्यवाद है, यही साम्राज्यवाद है। एक देश के द्वारा दूसरे देश पर कब्जा कर लेना अनाधिकृत तौर पर, यही साम्राज्य। साम्राज्यवाद का वाकई में नाश होना चाहिए। तो गलत है यार। भले ही कोई देश शक्तिशाली नहीं है, लेकिन शक्ति के दम पर हमें यह अधिकार नहीं कि हम किसी दूसरे देश को के अधिकारों को हनन कर दें, उसकी स्वतंत्रता का हनन कर दें। अभी अमेरिका शक्तिशाली देश है, उसने निकोलस मादुरो को उठा लिया। चलो भैया, तुम, उसका आरोप था कि निकोलस मादुरो जो है अमेरिका में क्या चला रहे हैं, ड्रग्स का वो कारोबार चला। ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। लेकिन अब वेनेजुएला की सत्ता को नियंत्रित क्यों किया जा रहा है, ये बताओ। वेनेजुएला को नियंत्रित क्यों किया जा रहा है? मार्को रूबियो के नेतृत्व में वहां एक कमेटी बनी हुई है जो वेनेजुएला के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, उसकी स्वतंत्रता पर बातों पर पहुंचा रही है। क्या ये अधिकार है अमेरिका को? नहीं। यही साम्राज्यवाद है, यही साम्राज्यवाद है मेरे भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगत सिंह जी ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश। किसी देश की स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार किसी को नहीं। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था। स्वराज्य यानी अपना राज्य, स्वतंत्रता। बाल गंगाधर तिलक एक महान क्रांतिकारी नेता थे। कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति का दुर्विरोध किया था उन्होंने कि अंग्रेज रिक्वेस्ट की पॉलिसी से मानने वाले नहीं है, इनके खिलाफ जुलूस निकालो, हड़ताल करो, नारेबाजी करो और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, विदेशी सामान का बहिष्कार करो। जब इन्हें घाटा होगा तब ये बात माने, तभी हमारी बात मानेंगे। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल जी ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल जी ने कहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये किसने कहा था? महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी ने कहा। मेरे बच्चा, किसने? महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी ने कहा। विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है जी। रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद, ये महान क्रांतिकारी नेता रहे। मैं मानता हूं कि देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी जी के कुशल नेतृत्व की आवश्यकता, लेकिन मैं ये भी मानता हूं मेरे भाई कि जब तक ये क्रांतिकारी न होते तब तक स्वतंत्रता को प्राप्त करना बहुत मुश्किल। तो मेरे बच्चों, विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये क्रांतिकारी, ये इतने बड़े क्रांतिकारी थे। आज इंसान इतना स्वार्थी है कि धन मिल जाए तो अपनों को भूल जाता है। इन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इनसे पढ़ा तो कोई त्यागी नहीं, बहुत बड़े त्यागी थे, अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे महान क्रांतिकारियों को मोक्ष मुक्ति प्रदान करें। है? मेरे बच्चा, जय हिंद, ये किस महापुरुष ने इस नारे को फेमस किया था? जय हिंद। आज भी जब मैं क्लास खत्म करता हूं तो मैं कहता हूं आपसे जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो मेरे बच्चा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी। ये भी मेरे बच्चा एक महान क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस, महान क्रांतिकारी थे। मेरे प्यारे साथी,
ये जो सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। ब्रिटिश सरकार जो भारत में काम कर रही थी उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की। भारतीयों को आह्वान किया कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें आजादी देकर रहूंगा, मैं तुम्हारी आजादी के लिए लड़ूंगा। उन्होंने कहा था मेरे, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती जी का नारा था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने देखा कि हमारा समाज कर्म कांडों में, ऊंच नीच में, इनमें फंसा हुआ है, कुरीतियों में फंसा हुआ है। तो उन्होंने कहा, हे मानव, तुम वेदों की ओर लौटो, वेदों के ज्ञान को ग्रहण करो। वेदों में सत्यता है। और इन्होंने मेरे बच्चा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, आर्य समाज का गठन किया। किसका गठन किया जी? आर्य समाज का गठन किया। मेरे भाई विशेष तौर पर ध्यान दें, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। मेरे बच्चा श्यामलाल गुप्ता जी ने क्या दिया था? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा दिया था। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा। ये किसका डायलॉग है? ये मेरे बच्चा श्यामलाल गुप्ता जी बैठा, ठीक है जी, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी का। मेरे बच्चा पूर्ण स्वराज, ये किसने आह्वान किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक्चुअल में क्या है कि एक नेहरू समिति गठित हुई थी 1928 में। साइमन कमीशन का देश में विरोध चल रहा था। अंग्रेज बोले, हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमारा विरोध करते हो, इतने विद्वान हो तो तुम ही संविधान का एक ऐसा मसौदा बनाकर दे दो जिसे तुम्हारी सारी पार्टियां मान लें। कांग्रेस ने तुरंत मोतीलाल नेहरू समिति गठित कर दी। कांग्रेस ने क्या कर दी? तुरंत मोतीलाल नेहरू समिति गठित कर दी। मेरे बच्चा मोतीलाल नेहरू समिति गठित कर दी। और मोतीलाल नेहरू समिति ने कुछ सिफारिशें दी जिसमें अधिराज्य का दर्जा मांगा गया, यानी आंतरिक मामलों में मैं स्वतंत्र कर दो, विदेशी मामले आप डील करो। एक सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें ज्यादातर पार्टियों ने इसे स्वीकार भी कर लिया, नेहरू समिति की रिपोर्ट को। अब अंग्रेजों को 1 साल का समय दिया गया कि अब आप इसे लागू करो। अंग्रेजों ने 1 साल के अंदर तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया उस पर। तब जाकर मेरे बच्चा 31 दिसंबर 1929 मध्य रात्रि रावी नदी के तट पर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहरा दिया और पूर्ण स्वराज्य का आह्वान दे दिया कि आज के बाद कभी भी कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी नहीं मांगेगी, यानी अधिराज्य का दर्जा कभी नहीं मांगेगी। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये चीज ध्यान रहे, भाइयों बहनों, कांग्रेस को ये चीज ध्यान रहे, इसीलिए हम 26 जनवरी के दिन को प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस मनाए। और 1930 से ही 26 जनवरी का दिन प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस के रूप में। और यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हो गया, मगर इस 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। समझ में आ रहा है? यानी 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया। क्यों? जबकि 26 जनवरी को तो 26 जनवरी 1949 को संविधान बन चुका था। 2 महीने वेट क्यों किया गया इस 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए? क्योंकि 1930 से ही ये 26 जनवरी का दिन प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस के तौर। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। बात बिल्कुल ही सही है, आराम हराम है। जो आराम के चक्कर में पड़ गया वो घर गया। संपूर्ण क्रांति, ये जयप्रकाश नारायण जी का नारा।
इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी महती भूमिका थी। और मेरे बच्चे, संपूर्ण क्रांति करके देश में से पहली बार कांग्रेस सरकार को हटा दिया था। पहली बार जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व, पहली बार ऐसा हुआ था जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी थी भाई? जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व। बोलो जी, क्लियर है? जनगण मन अधिनायक जय हे, ये किसका नारा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। ये राष्ट्रगान के तौर पर भारत ने अपनाया। ये किसके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित। जनगण मन अधिन, है ना? जनगण मन अधिनायक जय हे, मेरे बच्चा राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है, विशेष तौर पर ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। बात करेक्ट है, हम भारतीय हैं, संगठन में शक्ति होती है। अगर हम एक होकर नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चा हमारा पतन हो जाएगा। अगर इंडिया का, हमारे देश का पतन हो गया तो हमें से कौन जीवित रहेगा? कोई जीवित नहीं। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान, ये नारा जवाहरलाल, किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा भी जोड़ दिया। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नारा है। कर मत दो, लगान मत दो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मेरे बच्चे, अंग्रेजों के विभिन्न कानूनों का विनयपूर्वक उल्लंघन किया जा रहा था। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आह्वान दिया कि कर मत दो, लगान मत दो। अंग्रेजों को घाटा होगा, अपने आप हवाई बातें मारो फिरंगी को, मंगल पांडे जी का नारा था। मेरे बच्चा, हिंदू, एक हिंदू के लिए, एक सनातन धर्म के फॉलोअर के लिए गाय मां के बराबर होती है। और गाय की चर्बी से युक्त कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। ये कितनी निंदनीय धर्म की हानि थी। धर्म भ्रष्ट होना था एक प्रकार से। मेरे बच्चे, मंगल पांडे जी पर रहा नहीं है। उन्होंने नारा दिया, मारो फिरंगी को। फिरंगी कौन? अंग्रेज। 2-4 अंग्रेज अधिकारियों को लुढ़का दिया उन्होंने। 1857 की क्रांति वहीं से स्टार्ट हुई। क्या स्टार्ट होगी? 1857 की क्रांति स्टार्ट होगी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये नारा दिया था। आनंद मठ से वंदे मातरम को अपनाया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भारत का राष्ट्रगीत है। अभी कुछ गाइडलाइंस भी राष्ट्रगीत के बारे में जारी की गई है। क्या गाइडलाइंस जारी की गई है? कि राष्ट्रगीत राष्ट्रगान से पहले बजेगा। सरकारी अवसरों पर राष्ट्रगीत अनिवार्य है। 3 मिनट 10 सेकंड इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, इसके गायन के लिए। हर व्यक्ति को राष्ट्रगान के समय पर खड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। खड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है मेरे बच्चे। ठीक है जी। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया। साइमन कमीशन भारत आया, जांच भारतीयों की करनी थी और एक भी भारतीय सदस्य नहीं था उसमें। 7 सदस्य थे मेरे भाई, उसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज। सातों के सातों क्या अंग्रेज थे मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चा, इसीलिए भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। जगह जगह हड़ताल, शमशान सड़कें,
साइमन कमीशन वापस जाओगे नारे से साइमन कमीशन का स्वागत किया गया। ये नारा किसने फेमस किया था? लाला लाजपत राय जी ने फेमस किया। तो दिया नहीं था, लेकिन ये लाला लाजपत राय जी ने दिया। और दुर्भाग्यवश साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज से घायल होने के कारण, लाठीचार्ज से घायल होने के कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। अंतिम शब्द क्या थे कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत के लिए कील साबित हो। ताबूत क्या होता है? जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है उसे कहते हैं ताबूत। ब्रिटिश ताबूत के लिए कील साबित होगा मेरे सिर पर जो एक एक प्रहार किया गया है अंग्रेजों के द्वारा। लिखा हुआ है कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय के अंतिम शब्द थे मेरे भाई। क्या थे? अंतिम शब्द थे मेरे। इस प्रकार से अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें से? कर मत दो, ये किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा था? पूर्ण स्वराज किसका नारा था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका नारा था? ये नारा किसका था? मेरे बच्चा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाने, विशेष तौर पर समझना आप इस चीज को। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। महत्वपूर्ण नारे, स्लोगन्स, टॉपिक कंप्लीटेड। अब हम चर्चा करेंगे कुछ महापुरुषों के उपनाम की। जैसे क्वेश्चन आता है लौह पुरुष किसे कहा जाता है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, बापू किसे कहा जाता है, सरदार की उपाधि किसको प्राप्त हुई थी। ऐसे करके विभिन्न क्वेश्चंस आते हैं, आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे बच्चा उन्हीं क्वेश्चंस पर चर्चा हम लोग। या देखिए, महात्मा गांधी जी को क्या उनका उपनाम है? राष्ट्रपिता, बापू, ये सब किसके उपनाम है? महात्मा गांधी जी के उपनाम। मेरे बच्चा इनके बारे में आप जानते हो, इनके कुशल नेतृत्व के कारण ही देश स्वतंत्र हो सका। इसीलिए राष्ट्र के पिता का दर्जा इनको दिया गया, बापू को दर्जा दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से संबंधित थे और गांधी के विचारों से प्रेरित थे, इसलिए सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के तौर पर इनको। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेरे बच्चा लौह पुरुष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के मजबूत इरादों के कारण मेरे बच्चे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और दूसरी बात, स्वतंत्र जब देश हुआ तो उस समय 565 के आसपास देशी रियासतें थी। कितनी देशी रियासतें थी? 565 के आसपास देशी रियासतें थी। और इन 565 देशी रियासतों में मेरे भाई, इन 565 देशी रियासतों में से अधिकांश देशी रियासतों को भारत में मिलाया जा सका। ये किसकी बदौलत हुआ? तो मेरे बच्चा, ये जिसकी बदौलत हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। उनके मजबूत इरादे थे, इसीलिए लौह पुरुष कहा। दीपक जाट जी समेत बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कल सारी क्लासेस ऑफ रहेंगी क्या? मैं बच्चा सारी क्लासेस ऑफ रहने की कोई बात नहीं कर रहा, मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ। मेरी क्लास ऑफ रहेगी, मैं सारी क्लासेस का तो जिक्र भी नहीं किया, केवल अपनी क्लास का जिक्र, अपनी मेरी खुद की क्लास का जिक्र है। बहुत अच्छा। इसके बाद दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के तौर पर जाने जाते, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस तौर पर इनका नामकरण किया गया, इनको पुकारा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मेरे भाई, मेरे बच्चे, ये वो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे।
ब्रिटिश संसद 2 सदनों से मिलकर बना है। और मेरे बच्चा हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इस ब्रिटिश संसद के 2 सदन है। इसमें से दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। इनकी एक पुस्तक थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया। तो मेरे बच्चा इन्हीं को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के तौर पर जाना जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या कहा जाता है? तो शांति पुरुष के तौर पर इनको जाना जाता है। किसके तौर पर? शांति पुरुष के तौर पर इनको। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत की सेनाएं लाहौर तक पहुंच चुकी, लेकिन हम साम्राज्यवादी नहीं हैं, हम दूसरे के स्थान को घेरते नहीं हैं। हमारे द्वारा जीता गया क्षेत्र ताशकंद समझौते के तहत वापस कर दिया, यथास्थिति बरकरार कर दी। जहां पहले सेनाएं थी वहीं हमने वापस, यानी कि पाकिस्तान का जीता हुआ क्षेत्र वापस कर दिया। ऐसा शांति पुरुष कहां मिलेगा? लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष थे। चित्तरंजन दास देश बंधु कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पेशे से वकील थे। देश के लिए, समाज के लिए अपने जितनी धन संपत्ति थी न्यौछावर करती थी। हॉस्पिटल, विद्यालय इत्यादि चीज खोले इन्होंने और सर्वस्व समाज की सेवा में लगा दिया। इसीलिए देश बंधु के तौर पर मेरे बच्चा सीएफ एंड्रूज, ये दीन बंधु कहलाते हैं। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे। भारतीयों के प्रति एक सहानुभूति थी इनके अंदर और इसीलिए इनको दीन बंधु, गरीबों का भाई इस तौर पर जाना जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के तौर पर जाने जाते हैं। पंजाब से संबंधित थे, महान व्यक्तित्व थे। पंजाब का नाम रोशन किया इन्होंने अपने कार्यों की वजह से, इसलिए पंजाब केसरी के नाम से। जैसे मैं आगरा का रहने वाला हूं, इस समय आगरा का नाम रोशन कर रहा हूं देश दुनिया में। देश में विभिन्न छात्रों के सपनों को साकार करने का काम मैं कर रहा हूं। इसीलिए मुझे भी आगरा केसरी कहा जा सकता है, यूपी केसरी कहा जा सकता है। ऐसे पंजाब का नाम रोशन करने का काम लाला लाजपत राय जी ने किया, इसलिए उनको पंजाब केसरी कहा जाता है। आशुतोष मुखर्जी जी सेम ऐसे बंगाल केसरी कहलाते हैं। क्यों? वे बंगाल से संबंधित थे, बंगाल का अपने कार्यों की वजह से बंगाल का नाम रोशन किया, इसलिए बंगाल केसरी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि लोगों के बीच इनकी बातें मान्य थी। सर्वमान्य नेता थे लोगों के बीच। लोगों से जो अपील करते थे लोग उसको स्वीकार करते थे, लोग उन बातों को मानते थे। इसीलिए मेरे बच्चा लोकमान्य का दर्जा इनको प्राप्त, इसीलिए इन्हें लोकमान्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है। इसीलिए बोलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसके बाद यहां पर देखिए, जयप्रकाश नारायण जेपी लोक नायक के तौर पर जाने जाते हैं क्योंकि लोगों के बीच एक हीरो जैसी छवि थी, इसीलिए मेरे बच्चे लोक नायक कहलाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ये भी जननायक कहलाते हैं, यानी लोगों के बीच हीरो जैसी स्थिति इनकी भी थी, हीरो जैसा किरदार, हीरो जैसी छवि थी, इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव, विश्व कवि, कवि गुरु के तौर पर जाना जाता है। महान कवि थे, इसीलिए कवि गुरु, विश्व कवि के तौर पर जाना जाता है। शिक्षा का कार्य किया उन्होंने, इसीलिए गुरुदेव की उपाधि प्राप्त है। पुरुषोत्तम दास टंडन राजर्षि, एक ऋषि जैसा स्वभाव था, इसलिए राजर्षि कहलाते हैं।
पंडित मदन मोहन मालवीय जी क्या कहलाते हैं? महामना कहलाते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लंबे समय तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और महामना के तौर पर जाने। इसके तौर पर? महामना के तौर पर जाने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी के तौर पर जाने जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। देश के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अनुग्रह नारायण सिंह कौन थे? बिहार विभूति के तौर पर इनको जाना जाता है। किसके तौर पर? बिहार विभूति के तौर पर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अपने कार्यों से बिहार का नाम रोशन किया, इसीलिए बिहार विभूति कहलाए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ये अपने समय के महान क्रांतिकारी नेतृत्व करता थे, हैं? इसीलिए लाल बाल पाल के तौर पर इनको जाना जाता है। किसके तौर पर? लाल बाल पाल के तौर पर इनको जाना जाता है। मेरे बच्चा विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्या लाल बाल और पाल आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। मेरे बच्चा लाल बाल पाल के तौर पर जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ही नेता महत्वपूर्ण क्रांतिकारी। लाला लाजपत राय का लाल, बाल गंगाधर तिलक का बाल और विपिन चंद्र पाल का पाल। इनसे पहले कांग्रेस रिक्वेस्ट की नीति का पालन करे। अरे भाई, अरे अरे मेरा लेटर, वो रिक्वेस्ट करती थी, लेटर लिखती थी, एक लेटर से काम नहीं चलता था, दूसरा लेटर, दूसरी एप्लीकेशन से काम नहीं चला, तीसरी एप्लीकेशन लिखा करती थी। इन तीनों ने पहली बार क्या बोला कि कांग्रेस ये अंग्रेज अनुनय विनय की नीति से नहीं मानेंगे। जुलूस, हड़ताल, नारेबाजी, विदेशी का बहिष्कार, ये नारे थे इनके। और इन कार्यक्रमों के द्वारा ऐसा नहीं कि गोली चलाने का काम करते थे, लेकिन इन कार्यक्रमों के द्वारा इन्होंने अंग्रेजों को झुकाने का काम किया। मेरे प्यारे बच्चा, इस प्रकार से ये टॉपिक भी मेरे भाई अब आपका खत्म होने वाला है। थोड़ा सी चीजें बची हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, ये कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब भारतीय समाज कुरीतियों में व्याप्त था, रूढ़ियों में व्याप्त था, बहुत सारी कुरीतियां भारतीय समाज में व्याप्त हो चुकी थी, ऐसे समय में देश को अपनी आत्मा के ज्ञान से एक नई दिशा देने का काम इन्होंने किया। राजा राम मोहन राय बहुत सारी कुरीतियों का विरोध किया इन्होंने, राजा राम मोहन राय जी ने, इसीलिए भारतीय पुनर्जागरण के पिता थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु, देश रत्न इन नामों से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रारंभिक कैरियर में राष्ट्रवादी नेता थे और राष्ट्रवादी नेता होने के कारण इनको कायदे आजम कहा गया, लेकिन बाद में इनको भड़का दिया गया। थोड़े कान के कच्चे थे, भड़क गए। हाँ। और फिर पृथक पाकिस्तान की डिमांड करने लगे। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, हिटलर ने उपाधि दी थी इनको, नेताजी कह के पुकारा था। आइए नेताजी प्लीज, वेलकम। जगजीवन राम देश के पहले श्रम मंत्री थे, इनको बाबूजी के नाम से पुकारा गया, बाबूजी। और वल्लभ भाई पटेल बारदोली आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पुकारे जाते थे, जाने जाते थे। मेरे वाह, आज के लिए इतना ही काफी है। दी एंड, दी एंड, यहीं तक रखेंगे क्लास। मैंने आपको एक नोट भी बताया है
क्या एक इंफॉर्मेशन भी दी है, कल आपके बैच में जियोग्राफी की क्लास नहीं हो, तो सर स्टैटिक जीके की क्लास नहीं हो, स्टैटिक जीके की क्लास नहीं होगी। मेरे बच्चा, कल आपके बैच में स्टैटिक जीके की क्लास है ना, थोड़ा सा मुझे भी काम है, कल सैटरडे भी है, मुझे काम भी है। तो मेरे बच्चा, कल की जो भरपाई है कैसे कर सकते हैं हम, कल की भरपाई है फिर संडे को कर देंगे आप। तो नेक्स्ट क्लास जो है संडे को रखेंगे, और संडे को किस टाइम पर रखेंगे, तो संडे को मॉर्निंग टाइम पे रखेंगे, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में रखेंगे। और ये क्लास का जो टाइम होगा वो सुबह 8:30 से 9:30 AM, सुबह 8:30 से 9:30 AM संडे, ठीक है, केवल संडे को ही ये टाइमिंग रहेगा। बाद बाकी जो रेगुलर यही टाइम 7 से 8 जो क्लास का है वही रहेगा। या फिर एक काम कर लेते हैं, आप फिर क्लास में टाइमिंग को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर एक काम कर लेते हैं, संडे को क्लास रख लेते हैं और शाम को 7 से 8 ही रखते हैं, आपके टाइमिंग पर ही रखते हैं संडे को, टाइम को लेकर आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए संडे को शाम को 7 से 8 ही क्लास चलेगी, टाइम रहेगा शाम 7 से 8, 7 PM टू 8 PM ये क्लास का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी, कल सैटरडे को इसमें आपकी बैच में स्टैटिक जीके की क्लास नहीं, ठीक है जी, स्टैटिक जीके की क्लास नहीं होगी, सॉरी सैटरडे को। कब की बात कर रहा हूं मैं, सैटरडे की चर्चा कर रहा हूं, सैटरडे, बोलो किसकी चर्चा कर रहा हूँ, सैटरडे की, सैटरडे को क्लास नहीं, थोड़ा मुझे काम है, ऐसा नहीं हर सैटरडे कोई ऑफ रहेगी, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए पहले ही आपको बता दें, ठीक है जी। मेरे बच्चा 7 से 8 ही रहेगी, जो रेगुलर टाइम है आपका संडे को उसी टाइम पर क्लास है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।